जियो मेरे देश के लाल। आज हमारी कहानी है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की टॉपिक है मेरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी आप कह सकते हैं। तो उस रिलेटिव परमिटिविटी की भी मैं कहानी आपसे कहने जा रहा हूं। रिलेटिव परमिटिविटी, जो अच्छा लगे वो आप कह सकते हो, आपके लिए कोई गुनाह नहीं। रिलेटिव परमिटिविटी कहिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहिए, जिसको कहिए हम लोग पढ़ सकते हैं इसको। यहां पर इस कहानी को कहने से पहले, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की कहानी को पढ़ने से पहले मैं जरा रिकॉल करना चाहता हूं कि कूलम्ब साहब ने क्या कहा था। कूलम्ब साहब ने कहा था कि यदि दो चार्ज है और दोनों चार्ज जो है सो कि यदि इनको वैक्यूम में रखे हो, तो वैक्यूम में रखे हैं तो इनके बीच जो फोर्स लग रहा है, यार डिस्टेंस पे भी दो पॉइंट चार्ज को रखे हो, तो आपकी जो लगी है इसको कहते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। लेकिन इसी चार्ज को इतना ही डिस्टेंस पर यदि आप किसी मीडियम में रख दो, मान लो कि वाटर में ही रख देते हो, किसी मीडियम में रख दो इनको, तब जो है सो कि इनके बीच जो लगने वाली है फोर्स, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन जो होता है वह होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। ये हमको कूलम्ब साहब ने कहा था। इसी बात को कूलम्ब साहब ने कहा था। तो हमें तो जो जानना है कि जानने का मामला क्या है। मेरे जानने का मामला ये है कि क्या गोवा के पिच पर या गोवा के समुद्र के किनारे, या हम जो कहते हैं मालदीव्स के पिच पर, मालदीव्स में समुद्र के किनारे, या किसी अन्य बीच पर जो हम लोग जाते हैं, वहां का जो है सो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और यहाँ जो हम लोग अपने खेत बघारों में या हम लोग खेत खलिहानों में यहाँ का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये दोनों में क्या कोई अंतर होता है? कश्मीर की वादियां हो या जो है सो कि हमारा झारखंड का कोयले का खान हो, क्या इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन में क्या कोई फर्क पड़ता है? इसी फर्क को बताने के लिए कूलम्ब साहब ने कहा था कि अगर चार्ज सेम हो, डिस्टेंस भी सेम हो, यदि मीडियम बदल जाता है तो जी हाँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन ये भी बदल जाते हैं। यानी कि मीडियम का नेचर जरूर तय करता है इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन को। शायद यही कारण है कि मालदीव, गोवा, हमारे खेत खलियान, हमारे घर, ये सब का फर्क है। इसीलिए लोग जो है सो कि उस मीडियम को चेंज करके हम लोग देखते हैं कि आखिर उस मीडियम का क्या प्रभाव है, उस मीडियम के किस प्रभाव के कारण ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन में चेंजेस हो रहे हैं। तो उस मीडियम की खासियत हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, और यही जो खासियत पढ़ेंगे मीडियम की, यही उस मीडियम की जो खासियत है वही उसका कहलाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जानने के लिए हम लोग चलते हैं। अब ये तो जान गया है कि वैक्यूम में, वाटर में ये अंतर आते हैं, ठीक है, अंतर आते हैं। यहाँ एप्सिलॉन नॉट है और यहाँ एप्सिलॉन है, दोनों में ये अंतर, इसी अंतर को समझने चलते हैं। तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमसे कहता क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमसे कहता है कि ये जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन देखे हैं दो पॉइंट चार्जेस के, सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस इन वैक्यूम। वैक्यूम में जो आपने देखा है, तो वैक्यूम में क्या देखा है? वैक्यूम का फोर्स कितना देखा है? F0 देखे हो। और इंट्रैक्शन बिटवीन द सेम टू पॉइंट चार्ज एट द सेम डिस्टेंस अपार्ट इन मीडियम, और किसी मीडियम में देखे हो तो क्या देखे हो? FM देखो। और इसी दोनों का जो रेशियो होगा, इसी रेशियो को हम लोग कहते हैं कौन चीज? तो इसी रेशियो को हम लोग कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी, या इसका एक और नाम मैंने दिया है स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, तीन नामों से मैंने इसको पुकारा है, और एप्सिलॉन आर से मैंने इसको सिंबल किया है। इसको सिंबलाइज मैंने किया है एप्सिलॉन आर से, और इसका जो मैंने बताया कि F0/Fm, यही जो मैंने बताया है कि आपका जो वैक्यूम में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन है, और किसी मीडियम में फोर्स ऑफ
अट्रैक्शन और रिपल्सन है, ये दोनों का रेशियो को ही हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। यही मुझे बात बताना है। और हम लोग निकाल कर देखते हैं, जरा वैल्यू को जरा इस वैल्यू पर ध्यान दीजिए। अभी मैंने निकाल कर देखा है कि F0 इक्वल टू कितना, F0 इक्वल टू कितना और FM इक्वल टू कितना। अब बस दोनों वैल्यू को मैं रखता हूं, पुट करता हूं, जरा खेल को देखते हैं। खेल क्या कहता है? ये कहता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। इसको भी रखते हैं, FM को क्या कहता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। चलो देखिए सेम क्या है, जितनी सेम है ये कैंसिल हो जाएगी, बच जाएगा एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी कि एप्सिलॉन R इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। जी हाँ सर, इसको फिर मैंने वही कहा कि रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम टू एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ ए वैक्यूम। इसी चीज को मैंने यहां निकाला है और इसी चीज को मैंने देखा है। तो हम कह सकते हैं कि एप्सिलॉन R इक्वल टू वर्सो, मैंने क्या कहा कि एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी कि मैं कह सकता हूं, इसलिए मैं कह सकता हूं कि एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R। यानी कि जो फार्मूला आपने सर लिखा है, आपने मीडियम के लिए जो फार्मूला लिखा है कि FM इक्वल टू, आपने जो लिखा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन जो आपने लिखा है इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर, इस एप्सिलॉन के बदला में हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। ये काम मैं कर सकता हूं, ये फार्मूला मैं यहां से ले सकता हूं। जब हमको FM निकालना होगा तो एप्सिलॉन R के लिए मैंने दो फार्मूला बताया, एप्सिलॉन R के लिए मैंने दो फार्मूला बताया, F0 बाई FM और एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। दो तरह के फार्मूला को मैंने यहां पर इंगित किया। और इस एप्सिलॉन R के लिए हम लोग एकदम आराम से कह सकते हो कि वैक्यूम में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, और किसी मीडियम में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन, और एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन मीडियम और एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन वैक्यूम। इसके रेशियो को हम लोग कह सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक कैपेसिटी कह सकते हैं। ये मुझे बहुत सुंदर सा ये इसका मिल गया है मुझे। और यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं किसी मीडियम में क्या है, इसको कैसे निश्चित करते हैं, के कहिए या एप्सिलॉन R कहिए, एक ही बात है। तो वैक्यूम में इसका वैल्यू देखे हैं, एयर में देखे हैं, हाइड्रोजन में देखे हैं, ग्लास में देखे हैं, माइका में देखे हैं, वाटर में देखे हैं, बहुत ज्यादा 80 या 81 लेकर चलते हैं। एक बात मैं बताऊं कि ये जो अभी एप्सिलॉन की मैंने चर्चा की है, ये एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R, ये एप्सिलॉन की मैंने कहा है कि ये मेजर है, कुछ नहीं, डिग्री टू विच ए मीडियम कैन रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, कुछ नहीं है, ये डिग्री है जो बताता है। क्या बताता है? कैन ए मीडियम कैन रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, कि कितना रेसिस्ट कर सकता है, इसको बताता है। फ्लो ऑफ चार्ज कितना रेसिस्ट कर सकता है, इसी को ये मीडियम बताता है। मीडियम का मतलब यही है, और यही मैं बात हमेशा में बतलाने की प्रयास में हूं कि रिलेटिव परमिटिविटी या किसी मीडियम का या वैक्यूम का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसी चीज को समझ रहे हैं हम लोग। और अभी जो मैंने बताया है यूनिट ऑफ एप्सिलॉन हमको पता लगाना है। बहुला कभी दिमाग में मत लीजिएगा कि ये एप्सिलॉन जो है, ये एप्सिलॉन क्या है, ये है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन R की बात मैं नहीं कर रहा हूं, एप्सिलॉन R का यदि कोई आपसे यूनिट पूछे एप्सिलॉन R का, तो एप्सिलॉन R इक्वल टू होता है F0 बाई FM, या इसका होता है एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों का दोनों रेशियो है, इसीलिए ये यूनिटलेस है। एप्सिलॉन R इज यूनिटलेस, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा, इसका कोई यूनिट नहीं है, यूनिटलेस है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। एप्सिलॉन R इज डायमेंशनलेस। व्हाई डायमेंशनलेस? बिकॉज ये हम यहां देख रहे हैं कि रेशियो है, रेशियो तो दोनों को जब कट कर देगा तो कहां से कोई डायमेंशन बचेगा और कहां से कोई यूनिट बचेगा। तो एप्सिलॉन R यूनिटलेस है और एप्सिलॉन R डायमेंशनलेस है। तो हम लोग
यूनिट या डायमेंशन जब भी हमसे परीक्षा में पूछता है या तो एप्सिलॉन का पूछता है, नहीं तो एप्सिलॉन नॉट का पूछता है। जिसका पूछे हम वही बात बताएंगे। दोनों का यूनिट, दोनों का डायमेंशन सेम होगा, कहीं कोई अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जो कह लो Q1 × Q2/r²। निकालना चाहेंगे इससे प्लस उठाएंगे, F पे यहाँ रख देंगे, तो एप्सिलॉन यदि यहाँ चला जाएगा तो 1/4 पाई F कर दो Q1 × Q2/r²। एकदम आराम से निकाल लिए। देखो तो क्या होता है, ये तो नीचे तो न्यूटन हो गया ना यार, तो 1/न्यूटन। 4 का तो 4 है, पाई F का फोर्स का न्यूटन। ये क्या है, कूलम × कूलम यानी कूलम स्क्वायर। और नीचे क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस यानी मीटर का स्क्वायर। बताओ सजा दोगे तो क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर मीटर स्क्वायर और न्यूटन कह सकते हो, जैसे कहने का मन करे कह सकते हो। इसका यूनिट देखते हैं, इसका डायमेंशन भी देख सकते हो, देख सकते हैं। एप्सिलॉन का डायमेंशन, एप्सिलॉन = 1/4 पाई F लिखे हैं Q1 × Q2/r²। देखो इसका डायमेंशन कैसे दिखता है, 4 का तो 4 पाई होगा, नहीं डायमेंशन F का होगा। F का क्या होता है, ml² t-2 mlt-2 सॉरी mlt-2 कर सकते हो। इसका हो जाएगा, F का हो जाएगा mlt-2 mlt-2 हो जाएगा mlt-2। और Q का तो A × T होता है कूलम का, और इसका स्क्वायर करोगे तो A² T²। और डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, R होता है, तो R का मैंने बताया कि R का L² हो गया। अब आपको हम सोल्व करके दिखा देते हैं, सोल्व कर सकते हैं दिन आराम से। ये तो ऊपर जाएगा, जरा देखो कहाँ कहाँ क्या मामला है। ये भी ऊपर जाएंगे, देखो M ऊपर जाता है M इनवर्स। ये L ऊपर जाएंगे, LQ हो जाएगा, L-Q हो जाएगा। और ये भी T भी ऊपर जाएंगे, तो T का पावर 4 और A का पावर स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो गया, डायमेंशन निकाल दिया। तो हमारे हाथ की बात है, इसका डायमेंशन दोनों निकाल सकते हैं। अब जरा मैं चाहता हूं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये किसको, रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का नहीं, रिलेटिव परमिटिविटी का नहीं। वो लोग तो क्या होता है, ये यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होता है। हम बता रहे हैं एब्सोल्यूट का, वो हम यहां से देख सकते हैं। जरा देखिए आगे से, आगे मैं कुछ क्वेश्चन लेकर चला हूं, देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। The two charged spheres are separated by a distance d, exert some force F on each other। जरा सा देखिएगा, अगर उसी चीज को हम लोग जब रखे हुए हैं कहीं पर, और उसको यदि हम लोग किसी लिक्विड में डुबा देते हैं, कौन सा लिक्विड जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 4 है, तो क्या हो सकता है। तभी मैंने फॉर्मूला देखा है कि F = किसी भी मीडियम में क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q1 × Q2/r² मैंने देखा है। और अभी मैंने एप्सिलॉन के बारे में बताया है कि Fm = क्या होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट × एप्सिलॉन r। जरा देखना होगा एकदम कितनी आसानी से हम लोग इसको सोल्व कर लेते हैं। बस इतना दूर को हम लोग ले लेते हैं, तो इतना दूर को हम लोग अभी बताया है कि इतना दूर को हम लोग F0 कहते हैं। किसको, इतना को हम लोग F0 के बारे में देखे हैं कि F0 क्या होता है। F0 होता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट × Q1 × Q2/r²। तो देखो इतना तो हम लोगों के पास है, इतना के बारे में हम लिख सकते हैं कि F0/कौन सी, और नीचे में आ गया एप्सिलॉन r। जरा देखो F0 यदि F है और एप्सिलॉन r यदि कितना दिया है, 4, तो F/4 मेरा आंसर हो जाएगा एकदम आराम से। देखिए कितनी आसानी से हम लोग काम कर ले, कोई डाटा भी नहीं रखे और सिद्धांत से हम लोग काम कर लिए। तो ऐसे आपकी परीक्षा में बहुत सारी, आपके एग्जाम में बहुत तरह का कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछते रहते हैं। ये भी हो गया। ये जरा सा देखिए, एक क्वेश्चन मैंने लिया है, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं यदि आप जो है किसी F0 हमने फॉर्मूला देखा, मैं वैल्यू रख सकता हूँ। Fm क्या हो जाएगा, Fm = 1/4 पाई एप्सिलॉन × Q1 × Q2/r²। और एप्सिलॉन के बदला में हम लोग लिख सकते हैं, एप्सिलॉन के बदला में एप्सिलॉन नॉट × एप्सिलॉन r कह सकते हैं।
इतना के बदला में तो हमको लिखा हुआ इतना वैल्यू आया है, एप्सिलॉन आर बचा है, यानी हम इसको लिख सकते हो कि एफ नॉट बाई एप्सिलॉन आर। और एफ नॉट कितना है भाई, एफ नॉट का वैल्यू मैंने निकाल के देखा है, यही रख देंगे, इस टोटल वैल्यू को रखेंगे और नीचे में क्या होगा एक 80 से हम लोग क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे, तो नीचे में हमको दिखाई दे रहा है क्या है 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर, और ऊपर में दिखाई दे रहा है 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू 6.5 इंटू 10 पावर माइनस 7 ऐसी का स्क्वायर है। अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो मेरा कैलकुलेशन नहीं आता है कितना 1.9 इंटू 10 पावर माइनस 4 न्यूटन। एकदम आराम से हम लोग इसका जवाब दे सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन ये भी है कि व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय ए मीडियम, एयर का मतलब वैक्यूम भी मान के चलिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है एयर और वैक्यूम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में, बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, तो हम लोग उसको ले लेते हैं। तो बस यही तो फॉर्मूला है, क्या है एयर का है एफ नॉट इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 इंटू q2 बाई आर स्क्वायर, और इसका है fm इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन q1 इंटू q2 बाई आर स्क्वायर। जरा सा देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ एप्सिलॉन है, और अभी मैं बार बार चर्चा कर रहा हूँ कि इसको हम एप्सिलॉन को मैं कर सकता हूँ ऐसा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, तो यानी कि एफ नॉट बाई एप्सिलॉन आर हो सकता है, और एप्सिलॉन आर में यहाँ पर के लेकर चला है, तो हम लोग यहाँ पर एप्सिलॉन बाई एफ एम बाई के कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि डिक्रीज बाई के टाइम्स, ये हम लोग आराम से इसको आंसर दे सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को बहुत अच्छी तरह समझ गए हैं। थैंक यू।